हेलो बच्चों, आज बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज लेकर आए हैं और ये क्वेश्चन जो है वो समझने के दृष्टि से भी और बोर्ड एग्ज़ाम के भी दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और सारे के सारे जो प्रश्न हैं, सारे के सारे क्वेश्चन हैं वो सेल से रिलेटेड है। सेल के बारे में हम कंप्लीट स्टडी करेंगे। अभी इसमें और सारे क्वेश्चन बनेंगे, कम से कम 10 क्वेश्चन बनते हैं सेल से रिलेटेड। इस चैप्टर में सेल से संबंधित लगभग 10 प्रश्न बनेंगे और सबके सब बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1, जो इस लेक्चर का जो पहला क्वेश्चन है सेल का, उसकी शुरुआत करते हैं। पिछले क्लास में हमने देखा कि बच्चे वीडियो को सुन करके बहुत ही अच्छा नोट्स तैयार किए हैं। तो अब धीरे धीरे टॉपिक को समझाया जाएगा और नोट्स आप खुद तैयार करेंगे, क्योंकि आप ऐसा कर सकते हैं। नोट्स तैयार करेंगे तो कॉन्फिडेंस डेवलप होगा और समझ विषय के प्रति ज़्यादा बढ़ेगी। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो पहला प्रश्न है वो क्या कहता है, सेल के आंतरिक प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं, इसका मान किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो पिछले कई कक्षाओं में, कई लेक्चर्स में हम क्या देख रहे हैं कि किसी चालक का जो प्रतिरोध है वो क्या होता है ना, और उस प्रतिरोध का मान किन किन कारकों पर निर्भर करता है। पहले ही हम पढ़ चुके हैं कि विद्युत धारा के मार्ग में जो रुकावट डालता है उसे क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। यहाँ पे सेल के आंतरिक प्रतिरोध की बात हो रही है। तो हम शुरुआत करते हैं सेल। छोटी कक्षाओं में हम पढ़ चुके हैं कि सेल किसे कहते हैं। केवल इस क्वेश्चन पर डिस्कशन होगा और इसके बारे में नोट्स आप खुद तैयार करेंगे। सेल किसे कहते हैं, तो पिछली कक्षाओं में हमने क्या पढ़ा था कि सेल एक ऐसी युक्ति है, सेल वह युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। जब आप क्वेश्चन का आंसर लिखना शुरू करेंगे तो सेल की डेफिनेशन के साथ लिखना शुरू करेंगे। सेल किसे कहते हैं, सेल वह युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। क्योंकि सेल का काम हम सभी लोग जानते हैं और यहाँ पे समझने के लिए हम एक फिगर भी बना रहे हैं। फिगर बनाने की आपको ज़रूरत नहीं है, सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है वो देखते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमको कंप्लीट रूप से इसको समझना पड़ेगा। इस तरीके से एक पात्र होता है और इस पात्र में 2 छड़ें इस तरीके से रहती हैं और ये छड़ें किसी न किसी पदार्थ में डूबी रहती हैं। इस पदार्थ को कहते हैं विद्युत अपघट्ट। यहाँ पे जो लिक्विड पदार्थ भरा हुआ है, जो विलयन भरा हुआ है, उसको कहते हैं विद्युत अपघट्ट। और ये जो 2 छड़ें डूबी हुई हैं इनको कहते हैं इलेक्ट्रोड। एक पॉजिटिव होता है और एक निगेटिव होता है। तो जो पॉजिटिव होता है उसको बोलते हैं एनोड और जो निगेटिव होता है उसको कैथोड कहते हैं। तो सेल में 4 चीज़ें हो गई। एक तो पात्र हो गया, फिर पात्र में जो सॉल्यूशन भरा हुआ है उसको विद्युत अपघट्ट कहते हैं, और 2 अलग अलग पदार्थों की जो छड़ें डूबी हुई हैं उनको इलेक्ट्रोड कहते हैं। जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, जो उच्च विभव पर होती है ना, जो धनावेशित छड़ होती है उसको एनोड कहते हैं, और जो ऋणावेशित छड़ होती है, जो निम्न विभव पर होती है, उसको कैथोड कहते हैं। तो ये हो गया सेल का स्ट्रक्चर, सेल की संरचना हो गई। अब सेल क्या होगी, इसमें जैसे ही हम इसको कनेक्ट करते हैं, यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया होती है और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप रासायनिक ऊर्जा जो है वो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। तो सेल किसे कहते हैं, सेल वह युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। एक बहुत ही सरल और सिंपल डेफिनेशन, सेल की डेफिनेशन हो गई। अब यहाँ जो मेन क्वेश्चन है, हेडिंग लिख के हम लिखना शुरू करेंगे, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। पहले हम सेल लिखेंगे और इसके बाद जो सेकंड हमारा हेडिंग होगा वो हो जाएगा सेल का आंतरिक प्रतिरोध। तो प्रतिरोध को हम पहले ही पढ़ चुके हैं। हम ये जानने का प्रयास करते हैं यहाँ पे कि व्हाट इज़ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है। चलिए, तो जब हम सेल से धारा लेना शुरू करते हैं,
जैसे सपोज करते हैं हमने यहाँ पे एक परिपथ तैयार कर दिया। जब हमको सेल से धारा लेना होता है तो हम एक परिपथ तैयार करते हैं। इस तरीके से तार जोड़ दिया और एक यहाँ पे बल्ब जोड़ दिया और एक स्विच लगा दिया जिसको हम कुंजी भी कहते हैं। अभी कुंजी जो है खुली हुई है तो इसमें से धारा प्रवाहित नहीं हो रही। जब इस कुंजी को बंद कर देंगे यानी स्विच को ऑन कर देंगे तो ये बल्ब जलना शुरू हो जाएगा। तो जब बल्ब जलना शुरू होगा तो धारा ऐसे तार में इस तरीके से प्रवाहित होना शुरू होगी। हम पहले से जानते हैं कि एनोड से धारा या धन सिरे से धारा प्रवाहित होगी और ऋण सिरे तक यहाँ तक आएगी। लेकिन अब सवाल ये होता है कि धारा ऐसे जब गई और यहाँ से लौट के आई तो फिर यहाँ पे तो विद्युत अपघट्ट है, तो धारा का प्रवाह सेल के अंदर इस विद्युत अपघट्ट से होगा। अब कोई ये क्वेश्चन करे कि जो बाह्य परिपथ है जहाँ पे वायर लगा हुआ है, जहाँ पर चालक तार लगा हुआ है, वहाँ धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। तार में जब मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे तब इसमें धारा प्रवाहित होगी। लेकिन जो यहाँ पे विलयन भरा हुआ है जिसको हम विद्युत अपघट्ट कह रहे हैं, उसमें धारा आयनों की गति के कारण, किसके कारण प्रवाहित होगी? आयनों, धनायन और ऋणायन यहाँ पे दोनों उपस्थित होंगे। चूँकि विद्युत अपघट्ट का जो है वियोजन हो गया यहाँ पे। तो अगर कोई पूछता है कि सेल के बाह्य परिपथ में धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण होता है और सेल के अंदर जो विद्युत अपघट्ट है वहाँ पर धारा का प्रवाह जो है आयनों की गति के कारण होता है। इस तरह से इन दोनों की गतियों के कारण एक कंप्लीट परिपथ पूरा होता है यहाँ पे। तो वायर में धारा के प्रवाह में जो रुकावट डालेगा उसको प्रतिरोध कहेंगे। तार में जो है, चालक तार में धारा के प्रवाह में जो रुकावट डालेगा उसको रेजिस्टेंस या प्रतिरोध कहेंगे, उसको कैपिटल आर से दर्शाते हैं। लेकिन यहाँ पर चूंकि यहाँ पे विद्युत अपघट्ट भरा हुआ है तो ये अब विद्युत अपघट्ट आयनों की गति को प्रभावित करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो प्रतिरोध का सामना करना पड़ेगा उसको बोलेंगे सेल का आंतरिक प्रतिरोध। तो अब जब लिखने की बात आएगी कि सेल के आंतरिक प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं, फिगर को बच्चे बना भी सकते हैं समझने के लिए इस क्वेश्चन के अंतर्गत। तो सेल के आंतरिक प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं, तो उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे कि जब किसी सेल में से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो सेल में प्रयुक्त विद्युत अपघट्ट उसके मार्ग में जो रुकावट डालता है उसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है ना। फिर से एक बार सुनेंगे कि जो बाह्य परिपथ लगा हुआ है जहाँ पे चालक तार लगा है वहाँ पर धारा के प्रवाह में जो रुकावट उत्पन्न होती है उसको प्रतिरोध कहते हैं। लेकिन सेल के अंदर जो है जो विद्युत अपघट्ट भरा हुआ है वो विद्युत धारा के प्रवाह में जो रुकावट डालता है उसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं और इसे स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। फिर से हम इस क्वेश्चन का आंसर सुनेंगे। सेल के आंतरिक प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं? जब किसी सेल में से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो सेल में प्रयुक्त विद्युत अपघट्ट उसके मार्ग में जो रुकावट डालता है उसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं और इसे स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। ये हो गया इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, ये सेल का आंतरिक प्रतिरोध है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध हो गया। अब इसको रेजिस्टेंस को तो हम जानते हैं कि हम इस तरीके से दर्शाते हैं। सेल का संकेत ये हो जाता है, सेल में एक जो ध्रुवता धन की धनावेशित उसको बड़ा रखेंगे, इसको छोटा रखेंगे और यहाँ पे ये अकेला रेजिस्टेंस है। लेकिन अगर इसको इस तरीके से बना दिया जाए तो ये सेल के आंतरिक प्रतिरोध को प्रदर्शित करता है सेल के साथ। ये सेल का आंतरिक प्रतिरोध हो गया, संकेत हो गया, इसको बोलेंगे। यहाँ पे उसका विद्युत वाहक बल E है और यहाँ पे उसका आंतरिक प्रतिरोध R हो गया। तो सेल के आंतरिक कहीं पर विद्युत परिपथ में अगर सेल के आंतरिक प्रतिरोध को दर्शाना है तो इसको उठा करके वहाँ पे उस परिपथ में हम सेट करेंगे। अगले प्रश्नों में हम ये देखेंगे। यहाँ पे एक चीज़ और है, अब इसका मात्रक क्या है? तो प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वही इसका मात्रक ओम है। और एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट क्या है, आंतरिक प्रतिरोध को सदैव सेल के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ माना जाता है। यहाँ पे इस समय जो आंतरिक प्रतिरोध है सेल के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है और
किसी भी आंतरिक प्रतिरोध को सेल के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ माना जा सकता है। ये हो गया सेल का आंतरिक प्रतिरोध। अब इस प्रश्न का दूसरा हिस्सा क्या है, इसका मान किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो इसका मान निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। जो पहला कारक है वो है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वो देखेंगे हम, विद्युत अपघट्ट की सांद्रता। जो पहला कारक है विद्युत अपघट्ट की सांद्रता, ठीक है ना। इसको देखते हैं कि ये कैसे प्रभावित करती है। तो विद्युत अपघट्ट की सांद्रता जितनी अधिक होगी, या हम ऐसा कह सकते हैं कि विद्युत अपघट्ट की सांद्रता बढ़ाने पर सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है वो बढ़ता है, और घटाने पर सेल का आंतरिक प्रतिरोध घटता है। क्यों? क्योंकि जितना अधिक सांद्र होगा विद्युत अपघट्ट, आयनों की गति उतना ही अधिक प्रभावित होगी, उतना ही अधिक आयनों की गति में रुकावट उत्पन्न होगी। इसलिए सांद्रता पर आंतरिक प्रतिरोध का मान सांद्रता पर कैसे निर्भर करता है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, किसी सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है विद्युत अपघट्ट की सांद्रता को बढ़ने पर बढ़ता है और घटने पर घटता है। जो दूसरा कारक है आंतरिक प्रतिरोध को प्रभावित करने वाला, जो दूसरा कारक है वो है इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी। इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, ये कैसे प्रभावित करती है, तो ध्यान देंगे, जब इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी बढ़ जाएगी तो आयनों को अधिक दूरी तय करनी पड़ेगी, और अधिक दूरी तय करने के कारण जो है उन्हें अधिक प्रतिरोध का सामना करना पड़ेगा। तो हम इसके बारे में क्या लिखेंगे कि दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी बढ़ाने पर उनके बीच विद्युत अपघट्ट की मात्रा बढ़ जाती है, अतः आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है। तो सांद्रता बढ़ाने पर आंतरिक प्रतिरोध का मान बढ़ रहा है, और इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी बढ़ाने पर भी आंतरिक प्रतिरोध का मान बढ़ रहा है। तीसरा महत्वपूर्ण फैक्टर क्या है कि विद्युत अपघट्ट में डूबे इलेक्ट्रोडों का प्रभावी क्षेत्रफल। विद्युत अपघट्ट में डूबे इलेक्ट्रोडों का प्रभावी क्षेत्रफल। तो ये देखते हैं कि जो इलेक्ट्रोड विद्युत अपघट्ट में डूबे हुए हैं, अगर उनका क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाए, है ना, उनका क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाए तो आंतरिक प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसके बारे में क्या लिखेंगे कि यदि विद्युत अपघट्ट में डूबे इलेक्ट्रोडों का क्षेत्रफल अधिक है तो विद्युत अपघट्ट में से प्रति सेकंड गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसको फिर से हम देखते हैं कि अगर विद्युत अपघट्ट में डूबे इलेक्ट्रोडों का प्रभावी क्षेत्रफल अधिक हो जाता है तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध घट जाएगा। सेल का आंतरिक प्रतिरोध, इसमें आप इतने ही लिखेंगे कि विद्युत अपघट्ट में डूबे इलेक्ट्रोडों का प्रभावी क्षेत्रफल बढ़ा देने पर आंतरिक प्रतिरोध का मान कम हो जाता है। हम ऐसा भी समझ सकते हैं कि क्षेत्रफल बढ़ाते जाएंगे तो दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी बहुत ही अल्प ही कम होगी, लेकिन कम हो जाएगी, तो आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अब जो चौथा महत्वपूर्ण कारक है जो प्रभावित करता है विद्युत अपघट्ट का ताप। विद्युत अपघट्ट का ताप, ये देखते हैं कि ये किस तरीके से जो है प्रभावित करता है। तो क्या लिखेंगे इसके बारे में कि ताप बढ़ाने पर विद्युत अपघट्ट की श्यानता कम हो जाती है। कक्षा 11 में हम लोग श्यानता के बारे में पढ़ चुके हैं, यानी कि श्यानता घटने का मतलब जो विद्युत अपघट्ट है वो पतला हो जाएगा। ताप बढ़ाने पर विद्युत अपघट्ट की श्यानता कम हो जाती है, जिससे आयनों की गतिशीलता बढ़ जाती है। जब विद्युत अपघट्ट पतला हो जाएगा यानी कि उसकी सांद्रता कम हो जाएगी तो आयनों की गतिशीलता बढ़ जाएगी और सेल का आंतरिक प्रतिरोध जो है कम हो जाएगा। अब आंतरिक प्रतिरोध कम क्यों होगा, गतिशीलता बढ़ने पर आंतरिक प्रतिरोध कम क्यों होगा, ये ठीक उसी तरीके से है जैसे किसी चालक के अंदर ताप बढ़ाने पर जो है मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति बढ़ जाती है। गति बढ़ने के कारण
वो बार बार अपने धनायनों से टक्कर करते हैं, इसलिए श्रांतिकाल का मान घट जाता है। तो वो कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगेगा। तो इस तरीके से सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है वो निम्नलिखित 4 कारकों पर निर्भर करता है: विद्युत अपघट्ट की सांद्रता पर, इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी पर, विद्युत अपघट्ट में डूबे इलेक्ट्रोडों के प्रभावी क्षेत्रफल पर, और विद्युत अपघट्ट के ताप पर। तो इस क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हुआ। इसको आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे और इसको नोट्स में लिखेंगे। अब चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं कि किसी सेल के विद्युत वाहक बल से आप क्या समझते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, हमको इसको समझना है। और विद्युत वाहक बल और विभवांतर में क्या अंतर है, दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, और इसी क्वेश्चन में ये लास्ट वाला क्वेश्चन भी हम समझ लेंगे और इसको यहाँ उठा के लिख भी लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में कि किसी सेल के टर्मिनल विभवांतर से आप क्या समझते हैं। विद्युत वाहक बल समझेंगे, विभवांतर समझेंगे और टर्मिनल विभवांतर समझेंगे। तो फिर से एक सिंपल सा सेल बनाते हैं। सेल किस चीज़ पे यहाँ पे समझने के लिए बनाया जा रहा है, कोई सेल का स्ट्रक्चर है नहीं। इस तरीके का सपोज करते हैं सेल हो गया, और यहाँ पे जो भरा हुआ विलयन है उसको हमने क्या कह दिया कि ये विद्युत अपघट्ट भरा हुआ है। हम इसको अच्छी तरीके से समझ भी चुके हैं, लेकिन फिर भी समझने का प्रयास करते हैं। इस सेल में 2 इलेक्ट्रोड इस तरीके से डूबे हुए हैं। एक इलेक्ट्रोड को हम बोलते हैं एनोड, ये हो गया हमारा एनोड प्लस, और ये हो गया कैथोड। एनोड और कैथोड और विद्युत अपघट्ट, 3 चीज़ें यहाँ पे हमको दिखाई दे रही हैं। अब विद्युत वाहक बल, व्हाट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यहाँ पे विद्युत वाहक बल है क्या। एक परिभाषा देने का तरीका है, जब हम इसके साथ बाह्य परिपथ जोड़ेंगे, जैसे हमने एक परिपथ बना दिया यहाँ पे, चूँकि जब हम सेल से धारा लेंगे तो बल्ब लगाने के लिए एक हमको स्विच लगानी पड़ेगी और एक बल्ब लगाएंगे, और इसको यहाँ से ले जाके जोड़ दिए, हमने एक परिपथ बना दिया। यहाँ पे एक बल्ब है और यहाँ पे सपोज करते हैं एक स्विच है। ये जब हम स्विच को ऑन कर देंगे तो यहाँ पे बल्ब जलना शुरू हो जाएगा। ये कहलाता है सेल का बंद परिपथ, ये क्लोज्ड सर्किट कहलाता है। जब बल्ब जल रहा है, अर्थात जब सेल से धारा ली जा रही है। बल्ब कब जलेगा, जब सेल से धारा ली जाएगी, और इस कंडीशन में जो सेल है वो बंद परिपथ में कहलाएगा, उसको क्लोज सर्किट कहते हैं। और जब सेल से धारा नहीं ली जा रही होती, यानी कि जब स्विच ऑफ है और बल्ब बंद है, तो वो कहलाता है ओपन सर्किट या खुला परिपथ। जब सेल से धारा ली जा रही होती है तो उसको कौन सा परिपथ बोलते हैं, बंद परिपथ कहते हैं। और जब सेल से धारा नहीं ली जा रही होती है तो उसको कहते हैं खुला परिपथ। तो बहुत ही अच्छे समझेंगे। सबसे पहले हम पहली परिभाषा समझने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे ये इस प्रश्न का हम आंसर लिख रहे हैं, सेल के विद्युत वाहक बल से आप क्या समझते हैं, है ना। तो आशा है कि आप बंद परिपथ और खुला परिपथ आप समझ गए। जब सेल से धारा ली जाती है तो सेल बंद परिपथ में होता है, और जब सेल से धारा नहीं ली जाती है तो सेल खुले परिपथ में होता है। तो जब सेल खुले परिपथ में होता है तो उसके दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच अधिकतम विभवांतर को उस सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। बहुत अच्छे से समझिएगा इसको, पहली डिफिनीशन में दे रहा हूँ यहाँ पे। जब बल्ब बंद है तब सेल खुले, मतलब जब बल्ब बंद है तब सेल खुले परिपथ में है, अर्थात उस समय सेल से धारा नहीं ली जा रही है। और उस कंडीशन में अगर हम वोल्ट मीटर लेकर के इन दोनों सिरों के बीच का विभवांतर मापें तो वो विभवांतर अधिकतम प्राप्त होगा। जब यहाँ पे बल्ब नहीं जल रहा है, यानी कि स्विच ऑफ है, उस समय अगर इन दोनों सिरों के बीच का विभवांतर मापेंगे तो वो विभवांतर अधिकतम होगा, उससे अधिक की कल्पना नहीं की जा सकती है। लेकिन जब सेल से धारा ली जाएगी तो कुछ जो है पोटेंशियल इस बल्ब को जलाने में खर्च हो जाएगा, तो एक्चुअल जो विभवांतर होगा उससे कम आएगा। हम किसकी बात कर रहे हैं, जब सेल खुले परिपथ में है, और अर्थात जब सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच विभवांतर अधिकतम है। तो जब सेल खुले परिपथ में है, ठीक है ना, तो उसके दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच के अधिकतम विभवांतर को विद्युत वाहक बल कहते हैं। ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हो गया। एक बहुत ही अच्छी समझने वाली डिफिनीशन हो गई। एक परिभाषा और क्या है
कि एकांक धनावेश को पूरे परिपथ में चलाने के लिए सेल को जितना कार्य करना पड़ता है उसे सेल का विद्युत भागबल कहते हैं, है ना। एक दूसरी परिभाषा हो गई कि एकांक धनावेश को पूरे विद्युत परिपथ में चलाने के लिए सेल को जितना कार्य करना पड़ता है उसे सेल का विद्युत भागबल कहते हैं। और इसे शॉर्ट में स्मॉल EMF कहते हैं, इंग्लिश में इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और दर्शाते कैसे हैं? ऐसे शॉर्ट में EMF से, इसे EMF से दर्शाते हैं और कैपिटल E से भी दर्शाते हैं। परिभाषा तो क्लियर हो गई, दो परिभाषाएं हमने दी। आपको क्या लिखना है? सेल के विद्युत भागबल से आप क्या समझते हैं? तो पहली परिभाषा लिखेंगे, जब सेल खुले परिपथ में होता है तो उसके दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच अधिकतम विभवांतर को उस सेल का विद्युत भागबल कहते हैं। और दूसरी परिभाषा क्या लिखेंगे कि एकांक धनावेश को पूरे विद्युत परिपथ में, ये पूरा विद्युत परिपथ है, चलाने के लिए सेल को कुछ कार्य करना पड़ता है या सेल को जितना कार्य करना पड़ता है उसे सेल का विद्युत भागबल कहते हैं। इसे EMF से दर्शाते हैं और इसे कैपिटल E से भी दर्शाते हैं, है ना। अब पैराग्राफ चेंज करके क्या लिखेंगे कि यदि कैपिटल Q आवेश को, यदि कैपिटल Q आवेश को परिपथ में, पूरे परिपथ में चलाने में, पूरे परिपथ में चलाने में कैपिटल W कार्य करना पड़े तो सेल का विद्युत वाहक बल, सेल का विद्युत वाहक बल जो कैपिटल E हो जाएगा वो हो जाएगा W/Q। इसको फर्स्ट इक्वेशन ले लिए। और इसका मात्रक क्या हो जाएगा? इसका मात्रक हो जाएगा वोल्ट। यहाँ पे सेल के विद्युत भागबल का मात्रक क्या हो गया? वोल्ट हो गया, जो विभवांतर का मात्रक है। और इसके आधार पे हम इसका अगर विमीय सूत्र निकालें तो कार्य का विमीय सूत्र क्या होता है? mL/T-2 और इस ब्रैकेट में हो गया। और Q का क्या होता है? AT होता है। तो फाइनली जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का जो विद्युत वाहक बल हो जाएगा वो हो जाएगा mL/T-3 और A-1। ये किसी सेल के विद्युत वाहक बल का विमीय सूत्र हो गया और उसका मात्रक क्या हो गया? वोल्ट हो गया। तो दो परिभाषाएं बहुत ही महत्वपूर्ण। एक परिभाषा तो बिल्कुल आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि जब सेल खुले परिपथ में होता है तो उसके सिरों पर अधिकतम विभवांतर को सेल का विद्युत भागबल कहते हैं। यहीं पे हम समझ रहे हैं किसी सेल के टर्मिनल विभवांतर से आप क्या समझते हैं? तो जस्ट अपोजिट, जब सेल बंद परिपथ में होता है। खुले परिपथ की बात हो गई, खुले परिपथ के लिए विद्युत भागबल परिभाषित किया है। यहाँ पे देखेंगे कि जब सेल बंद परिपथ में होता है तो उसके इलेक्ट्रोडों के मध्य विभवांतर को उस सेल का टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। ठीक है ना। निश्चित रूप से सेल के विद्युत वाहक बल से टर्मिनल विभवांतर का मान कम होगा, क्योंकि विद्युत वाहक बल जो है वो अधिकतम विभवांतर है और वो खुले परिपथ में मापा जाता है। और टर्मिनल विभवांतर कब मापा जाता है? जब सेल बंद परिपथ में होता है, अर्थात जब सेल से धारा ली जाती है। तो जब सेल से धारा ली जाएगी तो निश्चित रूप से उसका कुछ विभवांतर घट जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया कि जब सेल बंद परिपथ में होता है तो उसके इलेक्ट्रोडों के मध्य विभवांतर को उस सेल का टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। ठीक है ना। इसका मात्रक भी वोल्ट ही होता है। चलिए, अब यहाँ इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? विद्युत वाहक बल एवं विभवांतर में अंतर लिखिए। जैसा कि हम पिछली कक्षाओं में अंतर लिखते थे उसी तरीके से अब सारी कहानी खत्म हो चुकी है, सब चीज़ हम पढ़ चुके हैं। तो आप दोनों के बीच अंतर, क्योंकि ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है अक्सर, तो एक तरफ आप लिख लीजिए विद्युत वाहक बल कैपिटल E और एक तरफ लिख लेते हैं विभवांतर कैपिटल V की। और 4-5 पॉइंट जो हमने अभी पढ़ा है उसको लिख लेते हैं। तो जो पहला पॉइंट है, दोनों का पहला पॉइंट वो क्या है? वो क्या है? इनकी डिफिनीशन है। डिफिनीशन क्या कहती है कि जब सेल खुले परिपथ में होता है तो सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य का अधिकतम विभवांतर विद्युत वाहक बल कहलाता है। जब सेल
ये हम इसको ऐसा कह सकते हैं कि यह विद्युत परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के विभवों का अंतर होता है। इसमें हम खुले परिपथ का उल्लेख कर रहे हैं, लेकिन इसमें हम खुले परिपथ का उल्लेख नहीं कर रहे हैं। जब तो ठीक है ना, पहला पॉइंट हो गया। इसका जो दूसरा पॉइंट है दोनों का, वो किसके बारे में है? विद्युत परिपथ भंग होने पर भी इसका अस्तित्व रहता है और विद्युत परिपथ भंग होने पर इसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। मतलब इसका ये विद्युत परिपथ की केस में ही जो है विभवांतर की बात करेंगे। तीसरा जो अंतर है वो किससे रिलेटेड है उसको देखते हैं कि किसी सेल का जो विद्युत वाहक बल होता है बाह्य परिपथ के प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता है। यह किसी सेल का अभिलाक्षणिक गुण होता है। दो चीज़ें हैं, किसी सेल का जो विद्युत वाहक बल होता है वो बाह्य परिपथ के प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता है और यह सेल का अभिलाक्षणिक गुण होता है। विद्युत परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का जो विभवांतर होता है, विद्युत परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर उन बिंदुओं के बीच उपस्थित प्रतिरोधों के मान पर निर्भर करता है। ये तीसरा अंतर हो गया। चौथा अंतर क्या लिखेंगे दोनों में? फोर्थ जो है डिफरेंस क्या है कि यह विद्युत परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर से अधिक होता है और यह सदैव विद्युत वाहक बल से कम होता है। विद्युत वाहक बल का मान सदैव विभवांतर से अधिक होता है, विभवांतर का मान सदैव विद्युत वाहक बल से कम होता है। फिफ्थ में क्या लिखेंगे कि इसके कारण किसी विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित होती है और किसी विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित होने के कारण ही विभवांतर उत्पन्न होता है। तो ये हो गया आपका ये थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन। आशा है कि अच्छी तरीके से आप विद्युत वाहक बल और विभवांतर और टर्मिनल विभवांतर को समझ गए होंगे। अब हम यहाँ पे ये देखते हैं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि किसी सेल के विद्युत वाहक बल कैपिटल ई, विभवांतर कैपिटल वी, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर और प्रवाहित धारा आई में क्या संबंध होता है। तो बहुत ही आवश्यक अक्सर एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। चलिए इसका हम सबसे पहले विद्युत परिपथ तैयार करते हैं। ये हो गया सेल का संकेत और इसके साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ इसका आंतरिक प्रतिरोध, विद्युत वाहक बल ई, आंतरिक प्रतिरोध आर, इसकी ध्रुवता प्लस और माइनस हो गई। ठीक है, इसको हम कंप्लीट रूप से सेल ही समझेंगे। हमने सेल समझ लिया इसको, क्योंकि सेल के साथ उसका आंतरिक प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। ये हमने परिपथ तैयार कर दिया। ये हमारा एक सेल हो गया जिसके साथ श्रेणी क्रम में आंतरिक प्रतिरोध जुड़ा हुआ है। अब हम बाह्य परिपथ तैयार करने के लिए बाहर इसके साथ एक ये प्रतिरोध है, इसको हम कैपिटल आर से दर्शाएंगे। प्रतिरोध कैपिटल आर हो गया ये। अब कुंजी भी लगा देते हैं। जब सेल से हमको धारा लेनी होगी तो हम कुंजी को ऑन करेंगे और नहीं तो ऑफ रखेंगे। सपोज करते हैं कुंजी जो के है वो ऑन है और सेल से प्रवाहित धारा इसके धन सिरे से चलना शुरू करेगी, यहाँ ऋण सिरे पर समाप्त होगी, प्रवाहित धारा आई हो गई ऐसे। तो अब जल्दी से इसका जो है संबंध निकाल लेते हैं। लिखना शुरू करेंगे कि माना किसी सेल का विद्युत वाहक बल कैपिटल ई तथा आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है। पहली लाइन हो गई इसकी, है ना। अच्छा, इसके साथ बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर जुड़ा है, ठीक है ना। अच्छा, तो जब बाह्य प्रतिरोध जोड़ देंगे तो अतः परिपथ का कुल प्रतिरोध, तो परिपथ का कुल प्रतिरोध हो गया कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ठीक है ना। अच्छा, इसलिए बहने वाली धारा, तो धारा आई बराबर होगी, हम पहले तो इसका दूसरा यहाँ पे हो जाएगा कुल विद्युत वाहक बल ई
और बटे कुल प्रतिरोध R प्लस R के। I बराबर इसके हो गया, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन दे दिए बहने वाली धारा के। अब अगर किंतु ओम के नियम से I बराबर किसकी हो गया, V अपान R की। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दिया, सेकेंड इक्वेशन। अब दोनों में धारा है तो समीकरण 1 व 2 से दोनों की तुलना कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा E अपान R प्लस R इक्वल टू V अपान कैपिटल R। तिर्यक गुणा कर देते हैं, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, तो क्या हो जाएगा, या ऐसा कर लेते हैं E R इक्वल टू V और कैपिटल R प्लस स्मॉल r के, या E R इक्वल टू V R प्लस V R के। अपने को रिलेशन निकालना है तो किस तरीके से, हमको स्मॉल r चाहिए तो इसको इधर आने देते हैं, या E R माइनस V R इक्वल टू V R के, या इसको ऐसा कर सकते हैं, क्या कॉमन हो जाएगा, E माइनस V कोष्टक के बाहर R ले लेते हैं V R के, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि R इक्वल टू E माइनस V ब्रैकेट में इसके बटे क्या हो जाएगा V के। इसको अलग अलग भी कर सकते हैं, या R इक्वल टू हो जाएगा E, क्या कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे, ऐसा कर सकते हैं, कैपिटल R को, सॉरी ये R है, R इक्वल टू कैपिटल R E अपान V और माइनस 1 के। जब V को दोनों को देंगे तो E अपान V यहाँ पे हो जाएगा, V कैंसिल हो जाएगा। तो यही अभीष्ट संबंध हो गया, है ना। आंतरिक प्रतिरोध, बाह्य प्रतिरोध और विद्युत वाहक बल विभवांतर में नीचे लिख लेंगे, यही अभीष्ट संबंध है। ऊपर लिख लेते हैं, या स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R E अपॉन V माइनस 1 के, यही अभीष्ट संबंध है। तो ओके स्टूडेंट्स, आज हमने 4 क्वेश्चन पढ़ा। चारों क्वेश्चन के नोट्स आप शाम तक दिखाएंगे। थैंक यू वेरी